तो अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं शॉक। तो शॉक क्या होता है? शॉक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, तो एनी डिक्रीज इन द टिश्यू परफ्यूजन उसको हम लोग बोलते हैं शॉक। तो शॉक क्या होता है कि सेल में क्या होता है, ड्यू टू वहाँ पे ब्लड का सप्लाई और हमारा फ्लूइड का सप्लाई की वजह से सेल गेट्स न्यूट्रिशन, और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड के रूट से वो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो शॉक क्या होता है? इज अ कंडीशन इन विच जो टिश्यू है वो टिश्यू का परफ्यूजन जो होता है, परफ्यूजन मीन्स व्हेन द टिश्यू और द सेल्स इज मेंटेनिंग इट्स परफ्यूजन मीन्स वहाँ पे जो जितने सारे ब्लड सप्लाई हो रहे हैं टिश्यू के, व्हेन इट गेट्स हैम्पर्ड, तो वो कंडीशन होता है हाइपोपरफ्यूजन और परफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होता है, और हाइपोपरफ्यूजन कंडीशन में वो टिश्यू का जितना सारा न्यूट्रिशन है वो गेट्स हैम्पर्ड हो जाता है, एज वेल एज जितने सारे उसके वो टिश्यू के जितने एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है इट इज आल्सो गेटिंग हैम्पर्ड, जिसकी वजह से वो कंडीशन को हम लोग शॉक बोलते हैं। तो विद द ड्यू टू शॉक व्हेन द टिश्यू परफ्यूजन इज गेटिंग हैम्पर्ड और व्हेन द टिश्यू परफ्यूजन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज अ कंडीशन ऑफ शॉक। तो तो ये कब होता है? व्हेन the BP gets fall due to any cause, whether it will be a hypovolemia or hemorrhagic shock or distributic or neurogenic shock. In that case, the BP gets disturbed or the BP gets reduced. There is a reduction of BP, जिसके वजह से the perfusion to the tissue gets decreased, and the oxygen supply. Since we know the blood is the main blood is the main that is which is supplying the nutrition to the cell। ठीक है, जिसकी वजह से अब ब्लड ही यहाँ पे सेल को सप्लाई नहीं करेगा ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन विल गेट्स हैम्पर्ड एंड इट विल लीड्स इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। तो शॉक इज डिवाइडेड, शॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, वी विल सी फर्दर ऑन। तो व्हेन द डिलीवरी और द रिक्वायरमेंट्स गेट मिसमैच्ड, ठीक है, जितना हमको जरूरत है उतना जरूरत हमको फुलफिल नहीं हो रहा है सेल का, उसके वजह से क्या होता है, शॉक कंडीशन देखने को मिलता है। तो स्टेजेस ऑफ द शॉक इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो स्टेज 1 इज द नॉन प्रोग्रेसिव और द कंपेंसेटेड फेज, एंड स्टेज 2 इज द प्रोग्रेसिव और डिकम्पेंसेटेड फेज। तो स्टेज 1 के शॉक में क्या होता है कि जो सेल होता है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई नॉर्मली जो होता है, ये तो नॉर्मली होता है सेल में, उसको न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सप्लाई चला होता है। बट इन केस ऑफ शॉक में क्या होता है, व्हेन इट गेट्स हाइपोपरफ्यूजन, जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है ड्यू टू हेमोरेजिक ब्लड लॉस और ड्यू टू एनी न्यूरोजेनिक लॉस और ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, जब ये सप्लाई नहीं मिलता है ये सेल को, देन यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन होता है। तो तब ये क्या करेगा, द हार्ट विल ट्राई, अब हार्ट क्या करेगा, इट विल ट्राई टू पंप द जो भी जितना ब्लड बचा हुआ है, इट विल ट्राई टू पंप द ब्लड, it will try to pump the blood to the cells which is not getting the nutrition। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हार्ट विल ट्राई टू पंप एक्स्ट्रा, इट विल ट्राई टू पंप लाइक हार्ट, इट इज मतलब इसमें क्या होगा, कंडीशन में हार्ट टैकीकार्डिया में चला जाता है, क्योंकि उसमें जितना फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता है ड्यू टू तुम्हारा ब्लड लॉस। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, तो हार्ट विल ट्राई to pump some extra amount of blood, or it will be in a stage of tachycardia, जिसके वजह से जितने भी ब्लड बॉडी में है वो क्या करेगा, जितने सारे एंड ऑर्गन्स, सॉरी जितने सारे वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, किडनी और हार्ट का खुद भी जो ब्लड सप्लाई है, वो चाहेगा कि उसको पहले वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिले, ब्लड सप्लाई मिले, जिसके वजह से पहले सबसे जो पहला क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है, इट इज द फीचर ऑफ टैकीकार्डिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपेंसेटेड फेज होता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है, किसी तरह अपने वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर पाता है। ठीक है, इसी तरह बॉडी जो है वो अभी तक फेटल कंडीशन या फिर वो वाले लाइक जो बॉडी है वो अपने अभी भी फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, बट इन स्टेज 2 में क्या हो रहा है, डिकम्पेंसेटेड में, प्रोग्रेसिव में, अब ये जो ब्लड सप्लाई है सेल को वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन कंडीशन जा रहा है। फर्दर ऑन ये जो कंडीशन होता है डिकम्पेंसेटेड फेज, ये इरिवर्सिबल होता है, और ये फेज क्या होता है, बहुत फेटल होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, किसी तरह जो सेल है उसमें हार्ट वो सेल को पंप करके सप्लाई कर देता है न्यूट्रिशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टेज 2,
इट इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन, इतना ब्लड लॉस हो जाता है या इतना लॉस, हाइपोवॉल्यूमिक लॉस, ठीक है, हो जाता है जिसकी वजह से सेल जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, एंड इट इज अ स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल स्टेज, ठीक है। तो stage 1 it is the also known as non progressive stage, and the body will try to maintain the blood supply to vital organs like brain, heart and kidney. But in case of decompensated phase, progressive phase, यहाँ पे क्या होगा, it will be a stage of continued hypoperfusion and further on uh, it will lead to a condition of shock, ठीक है। एंड नंबर 3 स्टेज क्या होता है, फर्दर ऑन जो स्टेज 2 होता है, इस स्टेज 3 में चेंजेस होकर के रिवर्स स्टेज हो जाता है, परमानेंट देयर विल बी डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेन और जितने सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया, फर्दर ऑन इट विल लीड्स टू परमानेंट डैमेज, ठीक है। तो जो भी हम लोग को ट्रीटमेंट करना है वो स्टेज और स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में ही हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। अगर वो स्टेज 3 में आ जाता है देन इट विल बी अ कंडीशन ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ से स्टेज हम लोग को फिर रिवर्स बैक नहीं कर पाते हैं पेशेंट को, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में अदर फ्लूइड मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट जो भी करना है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शॉक में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ शॉक। तो नंबर 1 इज दी, नॉर्मली जो 4 टाइप्स है, ठीक है, बट इसमें हम लोग देखें देर आर नंबर 5 टाइप्स। इस लास्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी एक ऐड किए हुए हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिया शॉक, कहीं कहीं हर बुक में ये शॉक का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर ही कहीं कहीं एनाफिलेक्टिक शॉक भी ऐड कर दिए है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को ही वो लोग एनाफिलेक्टिक शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं कई बुक्स में भी अलग करके एक हेडिंग दिया हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 इज दी हाइपोवॉल्यूमिया शॉक, जिसमें क्या होता है, देयर इज अ वॉल्यूम लॉस, आइदर इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड लॉस और देयर इज अ वॉल्यूम लॉस। Number 2 is the cardiogenic shock. So cardiogenic shock means when the heart could not able to try to pump the blood. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी will decrease and there is a some problem regarding the pumping system of the heart, ठीक है। Number 3 is the septic shock. Septic shock is also comes under the distributic shock, जिसमें क्या होता है, सेप्टिसिमिया होता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, एंड देयर इज अ सब कैपिलरी लीक आउट, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉक का कंडीशन देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉकिंग देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द थोरैसिक कैविटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्जांपल इन केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, और इन केस ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन हार्ट में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है ड्यू टू सम एलर्जेंस और फॉरेन बॉडीज। तो एलर्जेंस क्या होते हैं, जो भी फॉरेन बॉडीज है वो वैसोडाइलेट कराते हैं, जिसकी वजह से एक इंफ्लामेटरी कंडीशन होता है, जिसकी वजह से एनाफिलैक्सिक शॉक देखने को मिलता है, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब हम लोग आते हैं, ये तो हम लोग देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हर एक टाइप्स का, कि इसके अंदर में कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, व्हाट इज द लाइन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? हेलो, क्लियर हो रहा है ना सबको? है सब। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं शॉक के बारे में, जिसको आयुर्वेद ने कोरिलेट किया है मर्माघात से, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे हम लोग ने देखा था, देर इज अ लॉस इन टिश्यू परफ्यूजन और हाइपोपरफ्यूजन वाला स्टेज। तो देखो ये लिखा हुआ, इट इज अ कंडीशन इन विच द सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द न्यूट्रिशन नीड ऑफ द सेल्स एंड समटाइम्स फेल्स टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मान लो ये सेल्स है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स जाते हैं। तो ये क्या, ब्लड वेसल्स में क्या, ड्यू टू सम हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोवोलेमिया शॉक की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सेल के सेल के पास नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल्स को ब्लड से ही न्यूट्रिशन मिलता है। अब ब्लड ही नहीं जा रहा है सेल के पास, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन जो नीड है सेल का वो कम हो जा रहा है, और या फिर वो इट इज फेलिंग द डिमांड, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन है वो सेल को नहीं जा रहा है ऑल्सो। अब जो सेल्स का क्या होता है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ब्लड क्या करते हैं, जितने सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के एक्सक्रीट कराते हैं वाया किडनी के रूप में। बट इन केस ऑफ शॉक में क्या होता है, अब ये जो सेल्स है इसमें ब्लड उतना नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट्स है सेल का, वो ठीक ठाक से वो हैम्पर हो रहा है। ऑल्सो जो न्यूट्रिशन नीड है सेल का वो भी हैम्पर हो रहा है,
That is why it is a condition in which the circulation fails to meet the nutritional needs of the cells and sometimes fails to remove the metabolic waste products. ठीक है, तो it is a definition of shock. ठीक है, causes में हम लोग देख रहे हैं, causes में क्या क्या है, तो excessive blood loss in a short period as in operations of antepartum hemorrhage. ठीक है, antepartum hemorrhage जो स्टेट है जिसमें ब्लीडिंग होता है from the vagina after the 20 weeks of pregnancy till prior to the labor. ठीक है, it is the condition antepartum hemorrhage में जो होता है excessive blood loss. वो एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, dysfunctional uterine bleeding एक कंडीशन दिया है, फ्रैक्चर और इंजरीज दिया है. तो ये सब कंडीशन में एक ब्लड लॉस मिल रहा है, यानी हेमोरेजिक लॉस ब्लड, इसकी वजह से हेमोरेजिक शॉक देखने को मिल सकता है. बर्न्स में क्या होता है, बेसिकली जो लीकेज होता है इट इज प्लाज्मा का लीकेज ज्यादा होता है. ठीक है, इसमें वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलिमिया शॉक देखने को मिल सकता है. फैटिग और स्टार्वेशन में भी शॉक देखने को मिल सकता है, हाइपोवोलिमिया. सडन फ्राइट, फियर, एंजाइटी, इंजरी टू द वाइटल पार्ट्स लाइक टेस्टिस और लोअर एब्डोमेन, तो इसमें न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिल सकता है. फियर एंड टेरर, इसमें न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है. नर्वस पेशेंट्स और most likely to get neurogenic shock due to minor incidents of fear and ghastly scenes. ठीक है, and ghostly scenes and after operation. तो पैथोफिजियोलॉजी शॉक का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि पैथोफिजियोलॉजी शॉक होता कैसे. तो देखो, एनी केस कॉज ऑफ शॉक, कोई भी इटोलॉजी मान लो, इनमें से कोई भी इटोलॉजी और फर्दर कोई भी इटोलॉजी हुआ, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ लो इन कार्डियक आउटपुट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जितने सारे शॉक कंडीशन होता है ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिया, उतना जो हार्ट है, हार्ट में जितना डिमांड है उतना वो ब्लड हार्ट पे नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर विल बी अ लो कार्डियक आउटपुट. ठीक है, अब क्या करेगा हार्ट, क्या करेगा वो, क्या अब क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, देयर विल बी अ वेसोकंस्ट्रिक्शन. तो कोई भी शॉक का कंडीशन में क्या होता है, देयर इज अ वेसो डायलेशन, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हार्ट के पास नहीं पहुंच पाता. अब क्या करेगा ये फिजियोलॉजी, ये अब जो फिजियोलॉजी होता है बॉडी का, जो फिजियोलॉजी मैकेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, वो वेसो कंस्ट्रिक्ट कर देता है वेसल्स का, ताकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ताकि ब्लड जो है वो फर्दर वाइटल ऑर्गन जितने हैं, ब्रेन, हार्ट, मसल्स और किडनी, बेसिकली ब्रेन, हार्ट और किडनी, उसमें वाइटल ऑर्गन्स में एटलीस्ट सप्लाई करे. तो इट इज अ फेज ऑफ कंपेंसेटरी फेज. ठीक है, ये रिवर्सिबल फेज है, तो इसमें क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा. ठीक है, ताकि ब्रेन, हार्ट और किडनी में एटलीस्ट उनमें परफ्यूजन पहुंच सके, उनमें ब्लड का सप्लाई पहुंच सके. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा. वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, टेकिकार्डिया होगा. और टेकिकार्डिया हम लोग ने देखा था कि पल्स रेट इससे ज्यादा मिलेगा पेशेंट का, ताकि ब्लड ट्राई टू पंप ज्यादा करके ब्लड चाहेगा कि डिफरेंट जो वाइटल ऑर्गन उसमें ज्यादा करके पंप मिले, क्योंकि हेमोडाइलेशन हो रहा है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है. तो टैक्योपनिया जैसे हम लोग ने देखा था कि रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जा रहा था टू इंक्रीज दी ऑक्सीजन सैचुरेशन, सिंस जो ब्लड होता है वो सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है एज ए न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ब्लड ही सेल्स में नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, टैक्योपनिया, रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो बढ़ जाए सेल्स सेल्स के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट क्या कंडीशन है, देयर विल पेरिफेरल वेसो वेन्स कंस्ट्रिक्ट, जो जितने सारे वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, ताकि वाइटल ऑर्गन्स है, जो एसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स है उसमें ब्लड सप्लाई मिले. तो पेरिफेरल वेन्स विल कंस्ट्रिक्ट, डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम दिस फ्लैंकिंग सिस्टम टुवर्ड्स द एसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स. देन हमने देखा था कि जैसे हम फर्दर ऑन शॉक का कंडीशन देखने को मिल रहा था, देयर इज अ डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, सिंस हम लोग ने देखा था कि हेमोडाइलेशन हो रहा है, सेल्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स है वो भी सही से बाहर, विद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो भी हैम्पर हो रहा है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो रेनल ब्लड फ्लो भी क्या हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है, जीएफआर भी कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट भी कम हो रहा है. ठीक है, अब क्या करेगा बॉडी, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, बॉडी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा रास सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे बीपी कम हो रहा है, जिसकी वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होगा. वेसो कंस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से ये पाथवे से क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्ट होता है और एल्डोस्टेरोन का रिलीज होता है. ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा, ताकि ज्यादा बीपी लॉस ना हो, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो, जिसकी वजह से बीपी फॉल ना हो. ठीक है, तो ये सिस्टम से, राज सिस्टम से वेसो कंस्ट्रिक्ट होगा और एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा. फर्दर ऑन एंटी डायरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो रिलीज्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का कंसेंट्रेशन होगा. ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, यूरिन का कंसेंट्रेशन होगा, एंड एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से बीपी फॉल ना हो.
अब क्या होगा, ये देखो, अब ये तो कंपेंसेटरी फेज है, ये बॉडी क्या किया, खुद के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से शॉक को प्रिवेंट करता है व्हेन शॉक परसिस्ट। अब मान लो इस स्टेज में अगर मान लो कंपेंसेशन नहीं हुआ, फर्दर ऑन फ्लूइड लॉस होते रहा बॉडी से, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट फॉल होता रहेगा एंड शॉक क्या करेगा, परसिस्ट होते रहेगा। हमको इस फेज में ही हमको मैनेज करना है। अगर फर्दर ऑन ये डिटोरिएट हुआ तो पेशेंट गेट्स इनटू फेटल कंडीशन। अब क्या होता है, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया ऑकर्स लीडिंग टू पुअर परफ्यूजन ऑफ कोरोनरीज। तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो रहा है प्लस टैकीकार्डिया हो रहा है, क्योंकि उतना ब्लड फुलफिल डिमांड नहीं कर पा रहा है सेल्स को, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है और पुअर परफ्यूजन हो रहा है कोरोनरीज को, मतलब हार्ट के जो आर्टरीज है, ठीक है, या फिर वेसल्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड का जो पीएच है, पीएच जो होता है यहाँ पे फॉल होता है, दैट इज फॉल होता है, यानी पीएच एसिडिक मीडियम में जाता है। अब एसिडिक मीडियम में जाकर के इट लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडोसिस की वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्डिक डिप्रेशन, कार्डिक फेलियर हो रहा है, क्योंकि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे इसको उतना सारा ब्लड वॉल्यूम नहीं मिल रहा है कार्डियक को, एंड विच लीड इनटू हाइपोक्सिया। अब पता है हम लोगों की जो सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन की हेल्प से। जो सेल्स होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन के हेल्प से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो उसके वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया का स्टेट कंडीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ, देन इट लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस का कंडीशन देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इफ जो सेल्स है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल्स का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कंडीशन में लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। इसकी वजह से सेल वॉल का डैमेज होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, अब इस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप रिलीज होता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर में वो अंदर की तरफ आएगा, एंड जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर की तरफ जाएगा, यानी वेनस सर्कुलेशन में जाएगा। तो क्या होगा, पोटेशियम जो है वो लीक आउट ऑफ द सेल, जो पोटेशियम है सेल्स के अंदर, वो जो सेल्स है वो पोटेशियम सेल से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा, हेमोडाइलेशन में जाएगा, एंड जो सोडियम है वो अंदर की तरफ सेल्स के अंदर आएगा। फर्दर और नाइट्रोजन एंड कैल्शियम भी है इसके अंदर आएगा, ठीक है, सोडियम के साथ सेल्स के अंदर। तब कंडीशन को क्या मिलेगा, हाइपर कैलीमिया मिलेगा। तो हाइपर कैलीमिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो जो सेल्स के अंदर जो पोटेशियम है वो लीक आउट बाहर की तरफ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा, यानी वेनस सर्कुलेशन में होगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड्स में जो पोटेशियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पोटेशियम जब क्या होता है, अगर जब बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो क्या करता है, फर्दर ऑन कार्डियक अरेस्ट वाला कंडीशन सिचुएशन क्रिएट करता है। पोटेशियम ज्यादा होता है तो यानी कार्डियक अरेस्ट का सिचुएशन यानी कंडीशन आने का फेज में है। एंड हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड से जो सब सोडियम है वो सेल्स के अंदर आ रहा है ड्यू टू पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो सोडियम है वो अंदर की तरफ आ रहा है सेल्स के अंदर, जिसलिए वो हाइपोनेट्रीमिया होगा। और जो कैल्शियम है वो भी सेल्स के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड में जो कैल्शियम है उसका कमी हो जाता है, इसकी वजह से हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फर्दर ऑन क्या होगा, इस कंडीशन में देयर इज अ लाइसोसोम का ब्रेक होगा। लाइसोसोम क्या होता है, बेसिकली लाइसोसोम्स क्या होता है, जब एटीपी यहाँ पे क्या होता है ना, जब सोडियम पोटेशियम पंप जब रिलीज होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का भी लॉस होता है, ठीक है, एटीपी यानी जो एनर्जी लगता है उसका भी लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम्स का ब्रेकडाउन होता है। तो लाइसोसोम्स जो होता है एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, जो रेस्पॉन्स करता है फॉर सेलुलर डिस्ट्रक्शन। तो आफ्टर दिस जो एटीपी का जो एनर्जी का जो लॉस होता है, उसके उसके बाद क्या होता है, इंट्रासेलुलर लाइसोसोम्स रिलीज होता है। लाइसोसोम्स क्या करता है, वो सेलुलर डिस्ट्रक्शन करता है, लाइसोसोम्स एक एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और जब सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तब क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगा, फर्दर ऑन तुम्हारा डी कंपेंसेटरी फेज से डीकम्पेंसेटरी फेज में चला जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ऑन इन्फ्लामेटरी जो सारे कैस्केड रिलीज होते हैं, ठीक है, वो सारे रिलीज होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा एक सिंड्रोम देखने को मिलता है। इससे पहले क्या होगा, एक हमारे इन्फ्लामेटरी जो कास्केड रिलीज हो रहा है उसकी वजह से
ब्लड और जो सर्कुलेशन में उसमें तुम्हारा उसमें तुम्हारा हैम्पर होगा। फर्दर ऑन लोकल एरिया में जो सारे हैं परफ्यूजन वो भी हैम्पर होंगे। उसकी वजह से हमको एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक कोगुलेशन डिफेक्ट होता है। ठीक है, उसमें हम लोग को ब्लीडिंग मिलता है। तो नॉर्मली यही याद रखना है, ये पैथोफिजियोलॉजी है जिसकी वजह से हमारा बेसिकली वाइटल ऑर्गन्स में हम लोग को परफ्यूजन, मेन वाइटल ऑर्गन से परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फर्दर ऑन ये सारे मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा कंपेंसेटरी फेज था, यहाँ तक। ठीक है, ये वाला यहाँ तक फेज था हमारा, कंपेंसेटरी फेज था। उसके बाद सब डिकम्पेंसेटरी फेज फर्दर ऑन चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी। सबको क्लियर है कि फिर रिपीट करना है? हेलो। ठीक है भैया, आगे चलिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ शॉक हम लोग ने देखा था, हाइपोवोलेमिया शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो हाइपोवोलेमिया शॉक में हम लोग देखा था, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एंड इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। कॉजेज में क्या हो रहा है? ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड प्लाज्मा और बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफन कॉज्ड बाय हेमरेज, वॉमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो लॉस ऑफ ब्लड में क्या हो रहा है? बेसिकली जो हेमरेजिक शॉक होता है उसमें ब्लड का लॉस देखने को ज्यादा मिलता है। बर्न्स में क्या होता है? प्लाज्मा का लॉस ज्यादा मिलता है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में फ्लूइड का लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है? डिक्रीज फीलिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट, लो कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, रैपिड एंड वीक पल्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो कंबाइंड विद टैकीकार्डिया मिल रहा है। रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग देखने को मिला, रेस्पिरेटर बढ़ जाता है ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिल रहा है। थर्स्ट एंड ड्राई माउथ देखने को मिलता है पेशेंट का। हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड इवापोरेशन ऑफ रेस्ट, कोल्ड एंड क्लाइमी स्किन हो जाता है इन दिस केस। देखो यहाँ पे लिखा है कोल्ड एंड क्लाइमी एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू इनसफिशिएंट परफ्यूजन ऑफ द स्किन। तो हाइपोवोलेमिया ब्लड लॉस, हाइपोवोलेमिया शॉक में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जनरल मैनेजमेंट हम लोग एयरवे को क्लियर करेंगे, मेनली ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है। तो एयरवे मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन, टेंडरबर्ग पोजीशन, क्योंकि टेंडरबर्ग पोजीशन हम लोग करते हैं, जो ब्लड सप्लाई जहाँ का डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, हेड पोजीशन और हमारा टो पोजीशन हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव बैंडेज टू स्टॉप एक्सटर्नल कोई भी हेमरेज हुआ, कंप्रेसिव बैंडेज देके रखते हैं। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन भी दे करके रखते हैं, जैसे RL, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, इफ ब्लड लॉस हुआ देन हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो ड्रग्स में हम लोग क्या देते हैं? सिडेटिव्स देते हैं टू एलिवेट द पेन, जैसे मॉर्फिन। ठीक है, जो हम लोग IV देते हैं, बट चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बारबिचुरेट्स होता है। क्रॉनिक क्रोनोट्रॉपिक एजेंट्स, क्रोनोट्रॉपिक एजेंट्स वो एजेंट्स है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, और आयनोट्रॉपिक एजेंट्स वो होते हैं जो कार्डिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर, सबसे पहले तो हम लोग हार्ट इसको अवॉइड करते हैं ड्रग को, क्योंकि ये फर्दर ऑन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये मेनली जब डिकम्पेंसेटरी फेज होने लग जाता है तब हम लोग ट्राई करते हैं क्रोनोट्रॉपिक एजेंट यूज करने का। ठीक है, और कॉम्पेंसेटरी फेज में भी यूज करते हैं। तो एट्रोपिन इज फॉलोड बाय आइसोप्रोटेनॉल। तो एट्रोपिन ही याद रखो। तो आइनोट्रोपिक एजेंट में वो एजेंट है जो कार्डिक मसल को जो कॉन्ट्रैक्ट करने में वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो उसमें जो ड्रग ऑफ द चॉइस इज डोबिटामिन। ठीक है, डोबिटामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, आल्सो डोपामिन वी आर गिविंग एज एन आइनोट्रोपिक एजेंट। अब आते हैं नंबर 2 इज द कार्डियोजेनिक शॉक। तो इतना गया हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम लोग आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। तो कार्डियोजेनिक शॉक आने से पहले एक बार ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? हार्ट बेसिकली क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, उसका वही काम है, टू पंप ब्लड और टू रिसीव द ब्लड। तो देखो यहाँ पे एक कोई भी कंडीशन में अगर पंप फेलियर होता है एट द लेवल ऑफ हार्ट, देन इट विल लीड्स टू कार्डियोजेनिक शॉक। तो ब्लड सप्लाई क्या होता है? हार्ट का जो होता है, वो जो ब्लड सप्लाई होता है टिश्यू का, वो इट इज गेटिंग हैम्पर्ड एंड इट लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड डैमेज। ठीक है, अब इटियोलॉजी क्या हो सकता है? हार्ट अटैक या MI। कोई भी मान लो कोरोनरी आर्टरी में कोई भी तुम्हारा, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी एक इस्केमिक चेंज हुआ, तो उसमें क्या होता है? हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है देन इट इज गेटिंग हैम्पर्ड। मान लो कोरोनरी आर्टरी है, मान लो कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यू टू सम इस्केमिक
चेंजेस यहाँ पे ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा है हार्ट का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हार्ट का हैम्पर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट लीड्स टू कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वल्वुलर हार्ट डिफेक्ट, यानी हार्ट के जो वॉल्व्स है वो इट इज गेटिंग डिस्फंक्शन और डिफेक्ट। नंबर 3 इज द न्यूमैटिक हार्ट डिजीज। उसमें क्या होता है, हम लोग ने देखा है कि इसमें देन दी वॉल्व्स आर गेटिंग स्टेनोज्ड, इसमें से जो भी ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व है वो स्टेनोज हो जाता है न्यूमैटिक हार्ट डिजीज, इसके से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है इट इज गेटिंग हैम्पर्ड। एंड नंबर 4 इज द कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी वो कंडीशन है जिसमें से क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो तुम्हारा लेयर है इट इज गेटिंग